नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी जी हैं, अच्छी तरह से हैं, लेकिन अभी से उनके उत्तराधिकार की लड़ाई चरम पर पहुंच गई है। याद कीजिए, चुनाव जब शुरू हो रहा था उससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से योगी जी को रास्ते से हटाने की योजना है। बाद में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए चुनाव करने के लिए, तो उन्होंने भी इसी तरह का एक बयान देकर इस मामले को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। दरअसल ना तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ नया कहा था, ना मैंने कुछ नया कहा था। लगातार लंबे समय से जो घटनाक्रम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे साफ दिखाई दे रहा था कि एक खास तरह की लॉबी है, उसमें एक खास तरह का व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि योगी जी इतने शक्तिशाली रहें। और लड़ाई है तो सिर्फ इस बात की है कि मोदी जी के बाद कौन, योगी जी या अमित शाह। इस पूरी लड़ाई के बीच में दो तरह के थॉट आए थे, और वो थॉट ये थे जिसका मैंने आपको विश्लेषण दिया था कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की पूरी कोशिश होगी, चुनाव से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले पूरी कोशिश होगी। मैंने बताया था आपको कि इतनी ज़्यादा सीटें ना आ जाएं कि पार्टी जो है वो जीत जाए, क्योंकि यूपी में अगर योगी के बगैर पार्टी जीत गई तो योगी की उपयोगिता कहीं की दिखाई नहीं देगी और बड़ी आसानी से ये लोग योगी को ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर कामयाब रहते हैं तो योगी के लिए दिक्कत होगी। इसलिए योगी कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर दबाकर सीटें मिलें। इसकी एक वजह यह भी थी कि यहाँ पर जो हस्तक्षेप था, दखलंदाजी थी उत्तर प्रदेश में अमित शाह की, जैसा कि खबरों में बताया जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा थी। सूत्र बताते हैं कि हर टिकट, हर गली और हर वार्ड को लेकर अमित शाह दखल देते थे। बड़ी संख्या में टिकट उन्होंने दिए, यहाँ तक कि कुछ ऐसे मर्जर भी हुए कि ऐसी पार्टियों के लोगों को भी पार्टी में मिलाया गया जो खुलेआम मोदी योगी को गालियाँ देते थे और बीजेपी को गालियाँ देते थे। योगी इसके खिलाफ थे, लेकिन फाइनली ये हुआ कि ये जो पहला प्रयोग था सारा यूपी का चुनाव केंद्र से चलाने का, वो प्रयोग ये था कि इस बार केंद्र से चुनाव लड़ेंगे, जिताएंगे और योगी जी को साइडलाइन कर देंगे। उधर योगी जी भी चाहते थे कि इस बार अगर ये लोग जीत गए इस पूरी व्यवस्था के बीच में तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो जाहिर बात है वो भी चाह रहे थे कि पार्टी तो जीते, हार जाएगी तो भी उनके लिए दिक्कत होगी, लेकिन एक सम्मानजनक स्थिति कुछ बन जाए। चाहते तो 80 सीटें थे, दोनों तरफ से दावे तो 80 सीट के थे, लेकिन 33 आ पाई। यहां पर एक ट्विस्ट और आया, एक पेच और आया। अब वो सामने आ रहा है। पेच ये है कि ये जो हार हुई, इस हार की जिम्मेदारी उस केंद्रीय नेतृत्व की है जो जरूरत से ज़्यादा यूपी में दखलंदाजी कर रहा था और योगी को अपने हिसाब से चुनाव को मैनेज नहीं करने दे रहा था। दरअसल यहाँ पे भी कुछ सोचने की बात है। सोचने की बात यह है कि इस बार का जो चुनाव था वो मोदी और शाह के भविष्य का व्यक्तिगत रूप से फैसला करने वाला चुनाव था। इस बार के चुनाव से तय होता कि मोदी रहेंगे या जाएंगे, मोदी रहेंगे या उनको लोग मिलकर ठिकाने लगा देंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेक पे मोदी का था। बाकी चुनावों में जो भी फैसले होते हैं वो कितने भी अफलातूनी इसलिए किए जा सकते हैं कि अगर मध्य प्रदेश हार जाएंगे तो भविष्य शिवराज सिंह का दांव लगना था। इसी तरह से यूपी हारते हैं तो योगी जी का लगना है। लेकिन निजी तौर पे मोदी और शाह, उनके लिए खतरा इस लोकसभा चुनाव से ही हो सकता था। तो जिसके लिए खतरा होगा, मान लो मेरे लिए खतरा है, तो वो अपनी तरफ से चाहेगा कि वो अपने मन के हिसाब से चुनाव लड़े। तो इस हक के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व को ये मनमानी करने का हक मिला कि भैया हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हम योगी के भरोसे नहीं छोड़ सकते, हम जो करेंगे अपने हिसाब से करेंगे। यहाँ तक की कहानी आप समझ गए होंगे। तो ये जो दखल हुआ, इस दखल के बाद में जब नतीजे कम आए तो एक नई तरह की चीज़ खड़ी हुई, एक नई तरह का विमर्श आया। जिस योगी को नाप देने की बात चल रही थी वो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं निकला, और अब एक दूसरा नैरेटिव आने लग गया। कई वीडियो आ रहे हैं, कई तरह की चीज़ें आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि चुनाव हारने की वजह मोदी और शाह के वो मनमाने फैसले थे, वो मनमाने गठबंधन थे उत्तर प्रदेश में, और मनमाने टिकट के बंटवारे थे, जिनके कारण उत्तर प्रदेश में पार्टी की हालत पतली हुई।
और ये बयानात आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट आ रहे हैं उन जगहों से, उन लोगों की तरफ से, उन कार्यकर्ताओं की तरफ से जो योगी जी के लॉयल हैं और किसी भी हालत में योगी जी के साथ खड़े रहते हैं और खड़े हुए हैं। खुलकर अपने बीजेपी के करियर को दांव पर लगाकर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। यहाँ तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अदावत है वो दो तरह के लोगों के बीच में है। एक तो है ठाकुर माफिया, दूसरा है ये जो आपका मुख्तार अंसारी वाला माफिया। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने भी खुलेआम बयान दिया कि बनारस में अगर मोदी जी जीते हैं तो सिर्फ योगी ने जितवा दिया है, वरना बनारस भी ये हारने जा रहे थे, क्योंकि बनारस के आसपास की सारी सीटें बीजेपी हार गई। अब मसला ये है, जो भी 4-5 सीटें वहाँ पे, अब मसला ये है कि इस हार की जिम्मेदारी किसकी है, ये ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए। मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि योगी रहेंगे या जाएंगे, कि इसको लेकर पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन अब मसला वैसा नहीं रहा, चूँकि मोदी और शाह अब परम शक्तिशाली नहीं है, बावजूद इसके कि सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। अब भी उनके लिए जोखिम है। तो ऐसी हालत में योगी जी का ये ऐलान है कि भाई ये जो कुछ गड़बड़ हुई है मोदी एंड शाह की नीतियों के कारण। दूसरी तरफ गोदी मीडिया और दूसरी जगहों पर कुछ खबरें ऐसी ऐड कराई जा रही हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि इस हार के जिम्मेदार योगी हैं और योगी ने अंदर ही अंदर पार्टी को सैबोटेज किया। और सैबोटेज कैसे किया, ये कहने के लिए कुछ तर्क दिए जा रहे हैं कि एक ज़माने में जब योगी जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, हिंदू युवा वाहिनी थी और एक और कुछ पार्टी चलाते थे, वो पार्टी गोरखपुर में वो पार्टी जिसको समर्थन देती थी वही चुनाव जीत पाता था। ये वहाँ के मठ का जलवा था। और अगर योगी जी की पार्टी ने समर्थन नहीं दिया तो आदमी चुनाव हार जाता था। और जो लोग मठ के समर्थन में नहीं होते थे, मठ के खिलाफ खड़े होते थे, योगी जी की तरफ से उनको समर्थन नहीं मिलता था और उनको हरवा दिया जाता था। तो जो विश्लेषक हैं उनका कहना ये है, ये जो विश्लेषक अमित शाह के समर्थक विश्लेषक हैं, उनका कहना ये है कि ये योगी जी का पुराना अंदाज है, या तो हमको सलाम करो या निपटा देंगे। तो उन्होंने उसी प्रक्रिया के तहत चुनाव पार्टी को हरवा दिया और अब योगी जी को जाना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर दो गुट खड़े हो गए। एक गुट वो है जो चाहता है कि योगी जी जो हैं वो हार के जिम्मेदार हैं, इसलिए उनको हटा दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ एक गुट है जो ये कहता है कि सारी की सारी रणनीति केंद्र की बनाई हुई थी, ऊट-पटांग तरीके लोगों को टिकट दिए गए और उस तरह के टिकट देने के बाद जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हुआ और पार्टी के कार्यकर्ता के हतोत्साहित होने के कारण उसने सहयोग नहीं दिया। संघ परिवार के कैडर भी नाराज होकर घर बैठ गए थे, क्योंकि केंद्र की तानाशाही थी और केंद्र की तरफ से जैसे राजभर का नाम आता है और बहुत सारे इस तरह के गठबंधन किए गए, अलायंस किए गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बात आई, जिनके कारण कार्यकर्ता नाराज़ था, वो घर बैठ गया। कुछ वायरल वीडियो भी आए हैं, उन पर चर्चा भी हो रही है। मैं इस तरह के वीडियोस को ज़्यादा तूल देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत ऑथेंटिक वीडियोस नहीं है। लेकिन बहरहाल जो सीन बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक तरफ शाह गुट, दूसरी तरफ योगी गुट। इनके बीच में अदावत की वजह क्या है? अदावत की वजह यह है कि योगी का नाम एक बड़ा नाम है। उत्तर प्रदेश में आज भी अगर आप ईमानदारी से कहीं पे संग्रह करा लें, जनमत संग्रह, तो लोग मोदी से ज़्यादा योगी को पसंद करते हैं, मोदी से ज़्यादा योगी को वोट देते हैं। तो ये जो योगी का जलवा है ये उनको मोदी के बाद प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाता है। तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने की बात कहाँ से आई? तो आपको एक तो पता ही है कि अगले साल वो रिटायर होने वाले हैं। अगर रिटायर हो ना हो, लेकिन 75 साल के हो जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ बायोलॉजिकल एज की नहीं है, बायोलॉजिकल आदमी तो वैसे भी नहीं है, आपकी उम्र की नहीं है कि आप कितने साल जिए हैं। उनका पूरा का पूरा जो उनकी सेहत का हाल है वो कुछ कुछ चुगली कर रहा है। वो नीतीश से बड़े हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा नीतीश जल्दी हो गए, लेकिन वो नीतीश की तरफ जा रहे हैं। उनकी जुबान लड़खड़ाती है, बहुत ज़्यादा लटपटाती है और वो साफ साफ बोल नहीं पाते हैं। कई बार उनका जो कन्फ्यूजन है उनके चेहरे पे साफ दिखाई देता है, पूरे चुनाव के भाषणों में दिखाई दिया। ये यहाँ तक कि जब वो राष्ट्रपति भवन में जाके दावा करके आए सरकार बनाने का और लौट के उन्होंने बताया कि हमें राष्ट्रपति ने बुलाया है सरकार बनाने के लिए, तो वो
सही से बोल भी नहीं पा रहे थे, जिसका मजाक उड़ा कि बगैर लिखे तो लिख के अगर टेलीप्रॉम्प्टर पे ना दिया जाए तो मोदी जी कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे, और बात ये है 5 साल पूरे आगे हैं। देखिए उम्र के बारे में एक चीज़ होती है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना बहुत तेज़ी से बड़े होते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो वो एक एज स्थिर हो जाती है, फिर वो आराम से 30-40 साल उसी स्टाइल में उसी तरह से ज़िंदगी चलती रहती है, और जो उम्र बढ़ने की रफ्तार होती है या जो शरीर में परिवर्तन आते हैं वो स्लो हो जाते हैं। बचपन से तेज़ होते हैं, स्लो हो जाते हैं, और फिर जब बुढ़ापा आता है और 70-75 पहुँचते हैं आप, तो फिर वो बदलाव और तेज़ हो जाते हैं। तो 4-5 साल, अगर मोदी जी का सब 5 साल हैं, आज की स्थिति जो है वो आपके सामने है, ऐसे में 5 साल तक वो उतना ही फिट रह पाएंगे, कुछ रह पाएंगे, कर पाएंगे, इसको लेकर तमाम सारे प्रश्न हैं। हालांकि प्रधानमंत्री हैं, ढेर सारी मेडिकल फैसिलिटी उनके पास। तो इस पूरे सीन के बीच में मोदी के बाद कौन? प्लान बी भी होना चाहिए। दिक्कत यह है कि इतनी अधिक लोकप्रियता जो है हमारे योगी जी की, किसी के सपनों में अड़ंगे लगाती है। मोदी जी के बाद जाहिर बात है कि अमित शाह ही अपना पहला हक मानते हैं कि उनको ये मौका मिले। इस बार जब मंत्रिमंडल के नामों का ऐलान किया जा रहा था तो उस वक्त आपने गौर किया होगा शपथ ग्रहण के समय कि नितिन गडकरी का नाम एक पायदान नीचे आ गया है। इस बार नितिन गडकरी को शपथ अमित शाह के भी बाद में दिलाई गई। हालांकि नितिन गडकरी उनसे कहीं ज़्यादा सीनियर हैं हर लिहाज से, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के हिसाब से, पार्टी के अंदर उनकी हायरार्की, कब पार्टी प्रेसिडेंट होते थे। तो इसमें ये भी दिखाई देता है कि किस तरह से अमित शाह को ऊपर लाया जा रहा है। दूसरे नंबर पे राजनाथ थे, उनको नहीं डिस्टर्ब किया जा सका। और इस बार राजनाथ सिंह को थोड़ा मोदी जी पास लेके इसलिए भी घूमे कि क्षत्रियों के बीच में क्रॉस स्टेट्स बड़ा संतोष था। वो यूपी में भी था, राजस्थान में भी था, गुजरात में भी था, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिखा। तो वो राजनाथ को साथ साथ लेकर बहुत बढ़िया से घूम रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि 5 साल बाद जब मोदी जी थोड़ा कमज़ोर होने लगेंगे, मानसिक रूप से भी बदलाव आएंगे, शारीरिक रूप से भी बदलाव आएंगे, तो क्या 5 साल तक मोदी जी चल पाएंगे? तो इन 5 साल तक कौन ऐसा आदमी है जो अपनी ऐसी छवि बना के रखता है कि जिस दिन मोदी जी किसी भी कारण से दाएं बाएं होते हैं तो वो कह सके कि मैं हूं ना, मेरे मुकाबले कौन है? जाहिर बात है योगी जी इस छवि के बहुत नज़दीक हैं। आरएसएस को इस बात से बहुत दिक्कत रहती है। दिक्कत इसलिए रहती है कि योगी जी का बैकग्राउंड आरएसएस का नहीं है। योगी जी ने आरएसएस को कभी उस तरह से घास भी नहीं डाली है। योगी जी को आरएसएस घास डालता रहा, योगी जी ने आरएसएस को नहीं डाली है। और वो इसलिए डालता रहा क्योंकि योगी जी के पास एक बड़ा वोट बैंक था, और राम जन्मभूमि आंदोलन जो था उसमें इनके मठ का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। इनके गुरु महेंद्र वैद्यनाथ सब पूरा ड्राइव ही वो कर रहे थे उस पूरे आंदोलन को। तो स्थिति ये है कि वो या तो गडकरी को या अमित शाह को या कोई और आदमी आ जाए तो आरएसएस कंफर्टेबल रहेगा। तो ये लड़ाई वो चल रही है, और इसी लड़ाई के तहत इस बार ये हो रहा था कि योगी को थोड़ा कमज़ोर किया जाए, ये प्लानिंग चल रही थी। अब सवाल इस बात का तय ये होना है कि उत्तर प्रदेश में आपकी सीटें घटी तो कैसे घटी? क्या दिल्ली की तरफ से चुनाव में जो दखलंदाजी थी, या चुनाव में जो नियंत्रण था, या चुनाव का संचालन था, उसके कारण नुकसान हुआ, या फिर योगी सरकार की नीतियों के कारण हुआ? दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, और कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से योगी को फांस दिया जाए। और योगी चूँकि इस चाल को समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना सेकंड जो नैरेटिव है उसको छेड़ दिया है। और वो नैरेटिव ये है कि इसमें दोष भाई साहब योगी का नहीं है, दोष आपका है, क्योंकि सारा चुनाव तो आपने चलाया। योगी को जहाँ कहा वहाँ चला गया, जो कहा वो भाषण दे दिए, जहाँ जो कर सकते थे वो किया, जहाँ जहाँ बचा सकते थे बचा लिया। आपके मोदी जी को बचा लिया, वरना बनारस में हार जाते। बहरहाल ये आपस की जो एक कलह खड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में, ये कलह सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी प्रदेशों में भी छोटे और बड़े रूप में है। क्योंकि अब पार्टी में खौफ का वैसा माहौल नहीं रहा कि दिल्ली जो कहेगी हो जाएगा। सबको समझ में आ गया कि दिल्ली कितने पानी में है, और दिल्ली कितना चुनावों में पार्टी को जिता सकती है। और मोदी के नाम पर चुनाव जीतने का जो मुहावरा था वो भी काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।